इसके पिछले सेगमेंट में हमने देखा अबाउट द 2 फोर्स मेंबर्स एंड 3 फोर्स मेंबर कि वो होते क्या हैं और कैसे उनको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। अब इस सेगमेंट में हम क्या देखेंगे कि मतलब एक जो ट्रस है, जो हमने बोला था कि स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स लगे होते हैं थ्रू सम कनेक्शंस, और उसको कैसे एनालाइज करना है। लेट्स फर्स्ट डिफाइन दैट ट्रस एंड इन फैक्ट इट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रसेस, राइट। एंड मोर स्पेसिफिकली हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस क्या है कि एक 2D में है, हम 3D की बात नहीं करेंगे। प्लेन ट्रस जो है इन ए वे सब कुछ 2D में होगा, लेकिन इस जो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसको 3D में एक्सटेंड करना बहुत ही इजी है। ओके, इसीलिए हम पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन प्लेन ट्रस के ऊपर। एंड आप बुक पे देख सकते हो, इट्स वेरी इजी टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी, उसको एक्सटेंड करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सी कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हम ट्रस्ट डिफाइन कर पाएँ। ओके, तो पहला तो है कि हम हमेशा एक वर्ड यूज़ करेंगे मेंबर। ओके, और मेंबर जो है पूरे इस टॉपिक में हम ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे जैसे कि ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम मेंबर बोलेंगे। इनफैक्ट इनका जो 3D व्यू है ये कुछ ऐसे होगा। ओके, कुछ थिकनेस होगा और लेंथ एंड विड्थ कुछ होगा, और देन देयर विल बी 2 होल्स ऑन 2 ends में भी, एंड थ्रू विच यू कैन पुट अ पिन जॉइंट सो दैट यू कैन कनेक्ट। और एक ऐसा अगर एलिमेंट है या मेंबर है तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, मानिए कि ऐसा कुछ है, सॉरी, तो ऐसा एक है। तो अब जब हम एक इसके थ्रू एक पिन डालते हैं, जो कि हो सकता है एक बॉल बेरिंग भी हो, एंड विच शुड अलाउ ये जो बार है या फिर मेंबर है टू मूव फ्रीली। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट और इस पिन के अबाउट ये जो पर्पल बार है ये पूरा फ्रीली रोटेट कर सकता है अबाउट दैट पिन। सिमिलरली ये जो ग्रीन वाला बार है, मेंबर है, वो भी रोटेट कर सकता है फ्रीली अबाउट दैट पिन। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ कनेक्शन। हाँ, वैसे कनेक्शन ही हम यूज़ करेंगे पूरा जो भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ऐसे यूनिट्स को लेके। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या बोलने वाला था कि हम ऐसे 3D व्यूज़ नहीं ड्रॉ करते हैं कभी भी ट्रसेस को ड्रॉ करने के लिए। तो उसको हम एक ऐसा स्कीमेटिक से दिखाते हैं कि सिंपल वैसा है, ऐसा कुछ है। ओके, एंड द सेकेंड बार और द मेंबर विल बी से ऐसा कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब खाली 2D मतलब इस एंगल से जब देखते हैं जो दिखता है वो थिकनेस हमको दिखेगा नहीं, और जैसे ही इतना ड्राइंग दिखता है तो हमको ये मानना होगा कि ये बार जो है वो इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट द अदर वन, और ये जो है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कंप्लीटली फ्री टू रोटेट। और इसका और एक भी स्कीमेटिक है और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो इस तरीके से हो सकता है कि हम ऐसे ड्रॉ करें और दूसरे को मतलब एक सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर लें, और जॉइंट को ऐसा कुछ दिखा दें। सो दैट एनीथिंग इज़ फाइन, किसी भी मतलब डिपेंडिंग ऑन द कितना बड़ा स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और किस लेवल की सिंप्लिसिटी हम ड्राइंग में दिखाना चाहते हैं,
इस बेसिस पे हम कुछ भी ड्रॉ करें। तो ऐसे 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं उस सेम चीज़ का। ओके, अब लेकिन अब ये जो है ये मूवमेंट्स तो अभी अलाउड हो रहे हैं, कुछ भी मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो अभी ट्रस्ट है वो एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते ही नहीं हैं। अब वो कैसे हम अचीव करते हैं? सोचिए कि मैं या तो अच्छा वो वाला ड्राइंग मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ सो दैट इट विल स्टे देयर। ऐसे ऐसा एक है और जस्ट द रिप्रेजेंटेशन राइट, ऐसा एक है एंड से यहाँ पे पिन है, दैट्स फाइन। ओके, अब मैं जो बात कर रहा था कि इसको अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और एक बार ले लूँगा वैसे ही और इसके थ्रू ज्वाइन कर लूँगा ऐसा। तो अब क्या हो जाएगा कि अब देखो कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ये मूवमेंट अभी रेस्ट्रिक्टेड हो गए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो अभी मूव कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो ये लेंथ बढ़ना चाहिए, तो बट ये लेंथ तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पिन है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो मूवमेंट को। तो ये जो जैसे ही 3 ऐसे बार्स ज्वाइन हो गए तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इनफैक्ट इस मतलब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और ऐसे यहाँ पे पिन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि अब ऐसे स्ट्रक्चर्स को अगर ऐसा एक यूनिट हो गया विच इज़ रिजिड, जब मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ तो मतलब ये रिजिड है, ये एक मूव नहीं कर पा रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब ऐसे एक यूनिट को और एक बना लूँ तो भी वो रिजिड ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे और 2 वैसे ले लेता हूँ कि ओके से ऐसा कुछ है, और यहाँ पे मैं क्योंकि अभी खाली में अगर ऐसे रख दिया तो ये तो अभी मूव करने लगेगा। देन टू फिक्स दैट लेट मी टेक से दिस वन और यहाँ मैं फिक्स कर दूँ, ठीक है। तो अब ये फिर से फिक्स हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर उस स्कीमेटिक वे में अगर मैं रिप्रेजेंट करना है मुझे तो मैं कैसे करूँ, ऐसे, and this is how I'll put that and I'll put the pin here, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया बाय यूजिंग हाउ मेनी मेंबर्स, 1 2 3 4 5 मेंबर्स राइट। आई कैन इवन राइट हियर 1 2 3 4 and 5, तो 5 मेंबर्स से। और जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 जॉइंट्स हमने लिया पिन्स, और 5 मेंबर लिए और उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बना दिया। नाउ ये भी एकदम कंप्लीटली रिजिड है एज ए बॉडी, इट कैन नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे मूव करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ये कंप्लीटली रिजिड है। अब ऐसे स्पेस पे तो ये घूम नहीं सकता है। हम अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की बात करें तो इसको ग्राउंड में कहीं फिक्स करना होता है, तो वो जो है फिक्सचर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, यहाँ पे हमने देखा था ना कि मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ टू क्लियरली अगर दिखेगा तो ऐसे में एक हमने क्या बोला था, इसको हिंज जॉइंट या पिन जॉइंट विच इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ऐसे अगर ले लूँ और यहाँ पे आप मानो कि मैंने एक रोलर सपोर्ट ले लिया, ठीक है, तो ग्राउंड से भी ये कनेक्ट हो गया। फॉर कंप्लीटनेस मैं यहीं पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सोचिए कि ऐसा कुछ है और यहाँ पे भी मैं ऐसे एक ठीक है, ऐसा अगर हो गया, मैंने कनेक्शन ग्राउंड से लगा दिया, तो ना ये जो अभी स्ट्रक्चर है दिस कैन बी कॉल्ड एज ए ट्रस।
इनफैक्ट जो मैंने पहले बनाया था ना ये 3 वाले मेंबर से, दैट इज़ द सिंपलेस्ट ट्रस आई कैन मेक। ओके, तो टू कैरेक्टराइज ए ट्रस अभी हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं जिसको लेके हम कैरेक्टराइज कर पाएँ कि किसको हम ट्रस बोलेंगे। तो पहला जो है वो है कि हमारे पास कुछ मेंबर्स होंगे। ओके, ऐसे ही कुछ मेंबर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही क्या बोलूँ कि सिंगल ऐसे बार जैसा हो। अब मैं और एक मेंबर, ये मेंबर जो है इसका शेप हो सकता है कुछ ऐसा भी होता। लेट्स सी, मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ। इस मेंबर का शेप को मैं बदल दूँगा थोड़ा, कि इनफैक्ट और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जस्ट टू शो दैट मेंबर नीड नॉट बी ऑफ द सेम, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि बीच में से काटा हुआ है, दैट कैन ऑल्सो बी ए मेंबर। ओके, तो पॉइंट है कि मेंबर का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर मेंबर पे ऐसे 2 ही पॉइंट्स होंगे जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेंगे, और उनको हम बोलेंगे जॉइंट्स या फिर कनेक्शंस, मेंबर्स एंड जॉइंट्स। अब हर मेंबर पे 2 ही 2 पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन। ओके, और जॉइंट्स, 2 ही जॉइंट हर मेंबर पे होने चाहिए। अब जैसे ही हमने वो बना दिया, और अब और एक एजम्पशन है जो कि है कि ये जो है मासलेस है, जो हमारे मेंबर्स हैं वो सारे मासलेस हैं। उसका एक रीज़न है, ये एक एजम्पशन है, वो ट्रू नहीं है, बट ये एक एजम्पशन है कि जो होल स्ट्रक्चर है और जो लोड ये एक्चुअली कैरी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रसेस जो है ना हम यूज़ करते हैं ब्रिजेस में या फिर रूफ स्ट्रक्चर्स में, है ना। जब कुछ फॉर एग्जांपल आपके वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं तो उसका जो रूफ आप देखोगे तो ये ट्रसेस से बने होते हैं। तो ये जो टोटल लोड कैरी करता है ये छत है या फिर ब्रिज है, उसके रेस्पेक्ट में ये जो ईच मेंबर है उसका लोड इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसीलिए दिस इज़ एन एजम्पशन दैट दे आर मासलेस। उससे होता क्या है कि हम जब देखेंगे कैलकुलेशन करने के जो अभी मेथड्स हम देखेंगे उससे काफ़ी आसानी हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन एरर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब हम बहुत इजी कैलकुलेशन से बहुत एक्यूरेट रिजल्ट ला सकते हैं बाय दिस एजम्पशन। तो इस एजम्पशन से क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी मेंबर के ऊपर अब खाली 2 ही फोर्स आ सकते हैं। क्यों 2 फोर्स आ सकते हैं? क्योंकि मैं अगर इस मेंबर की बात करूं, सोचिए ये मैं मेंबर 1 बोलता हूं, तो ये मेंबर 1 जो है ये अगर मैं इसको अलग से ऐसे दिखाऊं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये 2 ही पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ये स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर मैंने मास नेगलेक्ट कर दिया तो अभी कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि इसके ऊपर और कहीं से फोर्स आ पाए। तो मैक्सिमम क्या होगा कि इसके ऊपर ऐसे कुछ फोर्सेस आएंगे। मानिए कि ऐसा एक फोर्स हो गया, और मानिए ऐसा एक फोर्स हो गया F2 एंड F1, और कुछ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने मास नेग्लेक्ट कर दिया। मास होता तो यहाँ से CG पे कुछ एक्ट करते हम, लेकिन अभी तो मास भी नहीं है। तो 2 ही फोर्स आ सकते हैं, मतलब। और अच्छा, यहाँ पे और एक एजम्पशन है कि पिन जॉइंट जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब वहाँ से कोई टर्निंग फोर्स भी नहीं आ सकता। और हम कभी भी लोडिंग जो है जब फोर्स लगाते हैं तो बीच में भी नहीं लगाते हैं, मतलब ऐसे बार्स पे कभी लोड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी बार पे भी लोड लगाएंगे तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया नोड्स पे। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस होंगे
वो कुछ ऐसे होंगे, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स है या फिर यहाँ पे कोई फोर्स है, ओके, F1 F2 वगैरह ऐसे फोर्स ही एक्ट होंगे, कभी फोर्स बार पे नहीं आएगा। तो ये जितने सारे अभी, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5th पॉइंट जो है फोर्स ऑन जॉइंट्स ओनली, ओके, मासलेस हो गया, फोर्स ऑन जॉइंट हो गए, एंड जो पिन जॉइंट्स है वो फ्रिक्शनलेस है। अगर ऐसा है तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जितने मेंबर्स हैं सारे टू फोर्स मेंबर्स हैं, टू फोर्स मेंबर्स ओनली, ठीक है। तो दीज आर इन फैक्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रस। जैसे ही ट्रस बोलता है कोई ना, तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें इमीडिएटली आ जानी चाहिए। मेंबर्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स विच आर फ्रिक्शनलेस, और दो ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं सारे मेंबर्स, तो तीन फोर्स कहीं से आ ही नहीं सकता है मेंबर्स पे, और सारे मासलेस हैं, इसलिए थर्ड फोर्स का कोई हो ही नहीं सकता। एंड जॉइंट, जब भी हम फोर्स डालेंगे ट्रस पे तो वो जॉइंट्स पे ही देंगे, बार्स पे नहीं देंगे, और इसके वजह से सारे जो मेंबर्स हैं वो टू फोर्स मेंबर हो गए। अब जैसे ही वो हो गया तो हमने एक पिछले सेगमेंट में पढ़ा था कि टू फोर्स मेंबर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो दो फोर्सेस जो हैं वो को लीनियर होने पड़ेंगे, उनके लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी सेम। तो अब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वो एक्ट कर रहे हैं तो देन बोथ द फोर्स मस्ट पास थ्रू दैट लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, राइट। ये जो लाइन है इसके अलोंग ही ये जो फोर्सेस हैं एक्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। अदरवाइज कुछ भी एंगल हुआ तो दे विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, वही हमने देखा था, है ना। जो जो पॉइंट्स होंगे उन दो पॉइंट्स के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब उन दो पॉइंट्स को जॉइन करने से जो लाइन ऑफ एक्शन बनता है उसी पे वो फोर्स को आने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि अब ये जो फोर्स है ऐसे नहीं हो सकते हैं, हमें ऐसे ही फोर्सेस होने चाहिए, मतलब या तो ऐसे F एंड माइनस F, या तो ठीक उल्टे डायरेक्शन में हम कर सकते हैं कि ये ऐसा है और ऐसा है। या तो कंप्रेसिव फोर्स है जैसे कि पर्पल फोर्स दिखा रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है, या तो टेंसाइल फोर्स है जैसे कि ये येलो एरो दिखा रहा है, टेंसाइल फोर्स। तो इसका मतलब है हर एक मेंबर जो है या तो एक टेंसाइल मेंबर है या तो कंप्रेसिव मेंबर है, लेकिन हर एक मेंबर एक टू फोर्स मेंबर ही है। इनफैक्ट दिस यू कैन से इज द क्रक्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रसेस का, वो ये है कि जो सारे मेंबर्स हैं वो टू फोर्स मेंबर्स ही हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे जब हम आगे चलेंगे टू एनालाइज ट्रसेस हम इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जब मैं बोलता हूँ कि एनालाइज करेंगे ट्रसेस को, उसका मीनिंग क्या है? एनालिसिस का मीनिंग ये है कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें 5 मेंबर्स हैं, राइट, और हमने बोला कि सारे मेंबर्स के जो आइदर टेंसाइल होंगे या कंप्रेसिव होंगे, तो उनके डायरेक्शंस तो हमको पता चल गए फोर्सेस के जो होंगे। अब उनके मैग्नीट्यूड ही जो है वो अननोन है, तो हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सारे मेंबर्स के अंदर जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड को जानना, प्लस इनके जो ग्राउंड रिएक्शंस हैं उनको कैलकुलेट करना। ओके, ग्राउंड से जो रिएक्शंस आ रहे हैं प्लस सारे मेंबर्स के अंदर जो टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही हमको फोर्स मिल जाएगा हर एक मेंबर पे, हम उससे उसका स्ट्रेस निकाल पाएंगे फोर्स बाय एरिया करके, और वो स्ट्रेस सेफ होना चाहिए, क्योंकि हर एक मटेरियल जो बनेगा, जिस मटेरियल से वो बनेगा उस मटेरियल का जो
लिमिट होगा, सेफ लिमिट होगा स्ट्रेस का, हम वो बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। मतलब सेफ्टी के हिसाब से उतना ही फोर्स आना चाहिए मैक्सिमम जो कि सेफ है उस मेंबर के लिए। तो उस सेफ्टी कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सारे मेंबर्स के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करें, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव, प्लस द ग्राउंड रिएक्शन। अब जब ग्राउंड रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने अभी पहले बोला था कि हम ऐसे जॉइन करेंगे मेंबर्स को विथ जॉइंट्स कि सब कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब रिजिड, मतलब ये अभी ऐसे हिल नहीं सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे बन गया तो अभी मैं इस पूरे चीज़ को एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना कि एक बॉडी है जो कि ऐसा कुछ दिखता है। अभी अंदर क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, बट दिस इज़ ए सिंगल बॉडी जो कि ग्राउंड से ऐसे 2 पॉइंट्स पे कनेक्टेड है। यहाँ पे पिन जॉइंट है, सॉरी यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब पिन जॉइंट पे हमको पता है कि फोर्सेस ऐसे 2 आ सकते हैं, Fx Fy, और रोलर सपोर्ट पे ऐसे Fy प्राइम यहाँ पे कुछ आ सकता है। तो ये जो 3 फोर्सेस अगर ऐसे आ रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस यूज करके, क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक सिंगल बॉडी जैसा हो गया, क्योंकि बाकी सब जॉइंट ऐसे बने हैं कि रिजिड हो गया है, तो ये जो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल बॉडी हो गया। हमने पढ़ा था सिंगल बॉडी के लिए हम मैक्सिमम 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं, राइट, रिमेंबर 3 फोर्सेस 1 मोमेंट टाइप ऑफ थिंग। तो जैसे हम 3 इक्वेशन अगर लिख पाएंगे तो मैक्सिमम 3 अननोन के लिए ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे जो ग्राउंड रिएक्शंस हैं वो वैसे होने चाहिए कि मैक्सिमम 3 अननोन हो, तभी हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके उनको सॉल्व कर पाएँ। तो उस कंडीशन पे हम इस सिस्टम को ना बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम। हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे फॉर दिस कंडीशन। अभी आप बस इसको इतना इस पॉइंट को आप देख लो, इट्स कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम। तो या सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम क्या है कि जब भी हम पूरे बाकी ट्रस को एक रिजिड बॉडी मान लें और उनके ग्राउंड रिएक्शन अगर हम सॉल्व कर पाएँ तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे और एक ऐसा कोई ग्राउंड सपोर्ट डाल दूँ तो अब यहाँ से फिर से और एक फोर्स, 2 फोर्सेस आ जाएंगे Fx Fy। तो अब जो है ये हो गए 5 फोर्सेस। तो मेरे पास 3 इक्वेशन में 5 फोर्सेस हैं, तो मैं यूनिकली इनको डिटरमाइन नहीं कर पाऊँगा, तो तब ये नहीं बनेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो हम अब इसके कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं टू कॉल समथिंग स्टैटिकली डिटर्मिनेट, वो हम बाद में पढ़ेंगे जैसे ही हम सॉल्यूशंस मेथड पे आएंगे। अभी बस आप इसका फिजिकल मीनिंग आप पता कर लो। तो हमारे पास क्या होगा कि एक तो फिर से अगर ट्रसेस की बात करें तो ग्राउंड ऐसे सपोर्ट दिए गए हैं कि होल जो सिस्टम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, और सारे पिन जॉइंट्स फ्रिक्शनलेस हैं, और सारे जो मेंबर्स हैं वो 2 फोर्स मेंबर्स हैं। सो दैट बेसिकली विल और गिव्स द डेफिनेशन। अगर हम बोलना चाहें ट्रसेस को तो मेरे हिसाब से वैसे ही डिफाइन करना चाहिए, और डेफिनेशन तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि जैसे ही ट्रस बोलता है तो आपके दिमाग में यही सब सारे चीज़ें आनी चाहिए। मोस्टली दिस दैट ऑल मेंबर्स आर 2 फोर्स मेंबर्स। रीज़न क्या है कि मासलेस मेंबर्स हैं, जॉइंट्स आर फ्री हैं, और फोर्स खाली जॉइंट्स पे हैं। सो दीज आर द रीजंस, एंड द रिजल्ट इज़ कि सारे फोर्सेस 2 फोर्स मेंबर्स हैं। तो फिर
इस और इन ग्राउंड रिएक्शन मैक्सिमम 3 ही आ सकते हैं इफ़ इट इज़ ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एंड मोस्टली हम अब इस टॉपिक पे जो पढ़ेंगे वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम इस सेगमेंट को यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करना है। इसका मतलब है कि हाउ टू फाइंड आउट दीज मेंबर फोर्सेस, compressive या tensile, and the ground reaction for a given truss under some given loading conditions. See you in the next segment.